हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं जी, आपका जो वन लाइनर वाले प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है ना। सत्र 2024-25 यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से बहुत सारे आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको वन लाइनर वाले प्रश्नों को सभी को हल कर लेना है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी, आपका जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्न आए हुए हैं। तो ये लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश से ये आई हुई है बुक। इसमें वन लाइनर वाले प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसमें पहला पार्ट है जी अध्याय 1। पार्ट का नाम है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, है ना। ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है भूगोल का। आप देखेंगे समकालीन भारत 2 भूगोल, है ना। भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो इसके आज हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन एक लाइन वाले क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, तथा मानवीय। मानवीय क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरण एवं अनवीकरण होते हैं। यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पवन जल सौर नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण क्या होते हैं? जिनका एक बार इस्तेमाल, इनका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन है। ये अनवीकरण क्या होते हैं? एक बार प्रयोग के बाद में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक वनस्पति वन, है ना। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वन होती है। एवं वन्य जीव जैविक संसाधन है। जैविक माने क्या होता है? जिनमें जीवन पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। ये क्या होता है? अजैविक संसाधन क्या होते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है ना। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे हम, शोषण करेंगे, तो हमारे ये पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है ना। ये हमारी जो बुक में 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। ये क्या पर है? ये रियो डी जेनेरो एक शहर है, ये ब्राजील देश में स्थित है
और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था और लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो ब्राजील, ये कहाँ पर स्थित है? रियो डी जेनेरो शहर ब्राजील में, ब्राजील देश में दक्षिण अमेरिका में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है यूनिसेड में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। ये पिछले साल वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी, है ना। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर ने 1974 में लिखी थी, यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर ने 1974 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। इसमें थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा, पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग मैदानी है, यानी कि हमारे जो क्षेत्रफल है भारत का उसमें 43% भाग पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है ना। इसके बाद में आप देखेंगे अगला भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है, यानी 30% हिस्सा क्या है? पर्वत है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है, यानी हमारे देश का जो 43% भूभाग पर क्या है? मैदान है, ठीक है। 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत है और 27% भूभाग पर पठार है। ये हमारे देश की बात हो रही है भारत की, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए इसमें मैदान कितने परसेंट पर है? 43, और पर्वत कितने पर है? 30, और पठार कितने पर है? 27%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों में से समृद्ध हैं, यानी कि पठारी क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खनिज और जीवाश्म ईंधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भू आकृति जलवायु मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। भू आकृति जलवायु मृदा क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। यह भारत का क्षेत्रफल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 की कहती है कि हमारे देश में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अधिक सिंचाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो अर्धवार्षिक पेपर है उसमें से दिए गए थे, तो आप इन प्रश्नों को लगाते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनक सेल जलवायु वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं, यानी मृदा के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं? जनक सेल जलवायु और वनस्पति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है, यानी मृदा का निर्माण में जैव और अजैव दोनों ही पदार्थों को शामिल किया जाता है, यानी मृदा को बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी मैदान
जलोढ़ मृदा से बना है। यानी जो भारत का, हमारे देश का उत्तरी मैदान है वो कौन सी मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। अगला प्रश्न है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं या बांगर भूमि कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो देखिए, बांगर और खादर में कभी कभी अंतर पूछा जाता है 2 नंबर में। तो पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। ठीक है। बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है और खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, जिसमें कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। यानी काली मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, उसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। यानी काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसको काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। यानी सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है इसमें? कपास की। यानी कि काली मृदा की कभी कभी विशेषता पूछ लेते हैं। तो काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है और इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और गर्म और शुष्क ऋतु में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको रेगर मृदा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है। यानी लाल मृदा का रंग लोह धातु की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है लाल मृदा में, इसलिए उसका कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। अभी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेटराइट। देखिए, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। जो मृदा कैसी होती है? लेटराइट मृदा अम्लीय होती है, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगला प्रश्न है आपका, लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यानी सबसे ज़्यादा लेटराइट मृदा में कौन सी फसल होती है? काजू की। ठीक है, लेटराइट मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है और ये कौन सी फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? काजू की। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली मृदा रेतीली व लवड़ी होती है। यानी मरुस्थली जो मृदा होती है वो कैसी होती है? रेतीली होती है, उसमें रेत की मात्रा पाई जाती है और लवड़ी होती है, लवड़ यानी नमक की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी वन मृदा कौन सी क्षेत्रों में पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन मृदा हुमस रहित होती है। यानी इसमें हुमस की मात्रा नहीं पाई जाती वन मृदा में। अगला क्वेश्चन है, मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्कात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्कात भूमि या बेडलैंड। बेडलैंड माने क्या होता है? उत्कात भूमि। बेड माने, इसमें देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। उत्कात भूमि किसे होते हैं? कहते हैं जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा का जल के साथ मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चादर अपरदन किसे कहते हैं? कभी कभी 2 नंबर में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। एक लाइन में इसकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि अपरदन को नियंत्रण करती है। यानी सोपानी खेती की जाती है तो मृदा अपरदन को क्या नियंत्रित करती है? यानी मृदा का अपरदन नहीं होता है। सोपानी माने क्या होता है? सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना यानी खेती करना। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? जो सीढ़ीदार खेत कहाँ बनाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड राज्य है, उसमें सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मालवा
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और मालवा का पठार है, इसमें भी पाई जाती है। मालवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर देखिए, काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से भरपूर होती है। यानी काली मृदा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है, यानी इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है ठीक है। काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में उत्कात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। यानी चंबल जो नदी है उसके बेसिन में जो उत्कात भूमि को क्या कहते हैं? खड्ड भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। यानी सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर क्या होती है? खेती होती है, यानी कृषि होती है। अब इसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर है जी, आप देख सकते हैं जी, इसमें आपका दूसरा चैप्टर का नाम है अध्याय 2 है जी, और पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर है, आप देखेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपके सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, या सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना है आपको। इसके बाद आप दूसरी वीडियो भी हम शुरू करते हैं, इसको देखिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अगला प्रश्न है, वन क्या होते हैं? वन प्राथमिक उत्पादक है। वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये अध्याय 2 है जी आपकी, पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये भी भूगोल का चैप्टर है। वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, बहुत इंपोर्टेंट है, भारतीय वन्यजीव जीवन रक्षण, यानी भारतीय वन्यजीव अधिनियम, अधिनियम माने क्या होता है? कानून, 1972 में लागू किया गया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। यानी बाघों को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। यानी रक्षित वन आप देखेंगे, रक्षित वन हमारे देश में 1/3 हिस्से पर पाए जाते हैं ना, 1/3 यानी 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित हैं। यानी भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र कैसे हैं? आरक्षित हैं। आधे से अधिक, आधे से अधिक, आधे से अधिक कौन से हैं? आरक्षित वन, है ना। और 1/3 हिस्से पर कौन से हैं? रक्षित वन। हमारे यहाँ 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे देश में, रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आप देखेंगे रक्षित वन कितने हैं, कितने भाग पर पाए जाते हैं? 1/3। और आरक्षित वन पाए जाते हैं कितने पर? आधे से अधिक, आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी सबसे ज़्यादा मूल्यवान कौन से वन होते हैं? आरक्षित वन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। यानी कि सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां निवास करती हैं। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसमें कौन सी जनजातियां रहती हैं? मुंडा और संताल जनजातियां।
अगला क्वेश्चन है मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। यानी मुंडा और जो संथाल जनजातियां कहाँ पर रहती हैं, छोटा नागपुर पठार में क्षेत्र में, और वो काय की पूजा करते हैं, महुआ और कदम की पूजा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। यानी चिपको आंदोलन सबसे पहले हिमालय प्रदेश में चलाया गया था, उत्तराखंड राज्य में। तो इसमें देखिए चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था, वनों से संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कार्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। यानी सबसे ज़्यादा स्थायी वनों का क्षेत्र कौन से राज्य में है, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है, सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, वो कब किया गया था, 1988 में। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था किस सन में, 1988 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है आपका अध्याय 3 है, ये भी आपका चैप्टर है, उसका भूगोल का ही चैप्टर है जी, अध्याय 3, और पार्ट का नाम है जल संसाधन। ठीक है। तो इसके भी हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आपको पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है जी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का 3/4, आप देखेंगे 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 हिस्से पर पानी है। ठीक है, एक हिस्सा यानी कि 3/4 धरातल पर, धरातल माने क्या होता है, जमीन, धरातल यानी भूमि का जो भाग होता है उसको धरातल कहते हैं। तो 3/4 पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका था। यानी नवीकरण क्या होते हैं, जिनका हम कई बार उपयोग में कर सकते हैं, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारी जो बिजली है तो लगभग आप देखेंगे 22% बिजली काय से, पानी से बनती है। ठीक है, तो भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेजेएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका मतलब है जल। जे का मतलब पहली जे का मतलब है जल, और दूसरी जे का मतलब है जीवन, और तीसरी एम का मतलब है मिशन, जल जीवन मिशन। जेजेएम का मतलब क्या होता है, इसका पूर्ण रूप है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। यानी जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी की में भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। यानी कि भोपाल झील का निर्माण कब कराया गया था, 11वीं शताब्दी में, और ये कैसी झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है, मुझे आ सकता है क्वेश्चन कि भोपाल झील का निर्माण कब कराया गया था। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बांकड़ा नागल परियोजना सतलज और ब्यास, इसमें ब्यास और जोड़ना नदी पर बनी है ना। यहाँ पर बांकड़ा नागल परियोजना सतलज और ब्यास नदी के बेसन पर बनी है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। यानी हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है, महानदी पर बना है, और ये कहाँ पे बना है, उड़ीसा राज्य में बना है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध कौन सी जगह स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला है आपका सामाजिक विज्ञान, आप देख सकते हैं, और कक्षा 10। इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, आपको मिस नहीं करना है। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था,
जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ हुआ है। यानी कि सरदार सरोवर बांध बनने से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है बांधों की बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यानी बांध क्या होते हैं? जलाशय होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं। तो उसमें क्या जल को रोकने, दिशा देने, बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है ना। अगला क्वेश्चन है गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाओं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। यानी गुल और कुल पश्चिमी हिमालय में नदी यानी वाहिकाओं की धारा को बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है कादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है यानी पुरानी पद्धति है। यानी खादीन राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होती है जो वर्षा होती है तो खादीन जहाँ राजस्थान में छत पर वर्षा जल को संग्रहण माने क्या होता है? इकट्ठा करने की एक परंपरागत तकनीकी है। अगला क्वेश्चन है जोहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं ना। खादीन को क्या कहते हैं? जोहड़। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को जोहड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टांका आप देखेंगे राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण कर, यानी टांका में क्या करते हैं? वर्षा के जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण किया जाता है, यानी कि जल को इसमें इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पालर पानी क्या होता है? ये कई बार परीक्षा में पूछा है। पालर पानी वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है, यानी वर्षा के जल को क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है। यानी वर्षा का जो जल होता है वो उसको क्या कहा जाता है? पालर पानी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर चेरापूंजी और मासेनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यानी चेरापूंजी कहाँ पर है जी? मेघालय राज्य में। पहले देखिए यहाँ पर मेघालय राज्य भारत में स्थित है। पहले चेरापूंजी वर्षा सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब मासेनराम उसी जगह पर मेघालय राज्य में स्थित है जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अब वो जो वर्तमान में मासेनराम यानी सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा कहाँ होती है? मासेनराम में होती है, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य यानी भारत में ही स्थित है। विश्व में का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। यानी उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र कहाँ पर बना है? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का बनवाया था। देखिए कभी कभी इसमें क्या होता है, इल्तुतमिश में सिटी फोर्ट का निर्माण करवाया था, सप्लाई हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी भी हमारी बुक में, अन्य जो गूगल करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी आता है, लेकिन हमारी जो बुक में है जो वो इल्तुतमिश है। यानी हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारी जो गूगल करते हैं उसमें अलाउद्दीन खिलजी आता है, और यदि हमारी बुक में देखा जाए तो इसका इल्तुतमिश आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। हौज खास क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का तालाब होता है, विशेष प्रकार का। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है। देखिए इसमें भारत की नहीं है जी, ये बंगाल की शोक है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिस हुई है यहाँ पर। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। इसमें भारत का शोक नहीं है। इसमें क्या करना है आपको? भारत की जगह इसमें बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है
जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। यानी तमिलनाडु हमारा दक्षिण भारत का राज्य है, तो जहां पर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का ढांचा बनाना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक कर दिया, यानी ये तमिलनाडु हमारा दक्षिण भारत का राज्य है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न लेते हैं, अगले कृषि लेते हैं, कृषि वाला पार्ट है जी। तो आप देखेंगे अध्याय 4 है जी, कृषि है, और ये भी आपका भूगोल का चैप्टर है। तो आप देखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। यानी कृषि क्या होता है? खेती। कृषि को क्या कहते हैं? खेती, प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। यानी कृषि से क्या होता है? बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, जैसे गन्ना मिलता है, उससे क्या बनती है? शक्कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनके यानी कर्तन माने क्या होता है? काटना, और दहन माने क्या होता है? जलाना। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। यानी पूर्व के जो राज्य हैं उसमें क्या कहते हैं? झूम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण रोपण फसलें। यानी रोपण फसलें क्या, ये कौन कौन सी हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और रबड़ महत्वपूर्ण रोपण फसलें। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत माने क्या होता है? ठंड। यानी जो इसकी कौन कौन सी रबी की फसलें अभी बोई हैं, इसमें देखिए, इसमें रबी की फसलों को कब बोते हैं? शीत ऋतु में, यानी ठंड जब पड़ती है तब इनको बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों को ग्रीष्म में काटा जाता है। यानी गर्मी की ऋतु में इसको काट लेते हैं। ठीक है। यानी गर्मी की ऋतु कब पड़ती है? लगभग मार्च में इसको स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लेते हैं। यानी कुछ फसलें हमारी मार्च में कटना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, कुछ अप्रैल में। तो आप देखेंगे रबी की फसलों को कब बोते हैं हम? शीत ऋतु में। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है जी, और अप्रैल से जून के मध्य काट लेते हैं इसको। इनमें कौन कौन सी फसलें? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं जी। ठीक है, जो अभी वर्तमान में अभी खड़ी हैं वो सभी रबी की फसलें खड़ी हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। यानी खरीफ की फसलें होती हैं तो जैसे ही पानी बरसता है उस समय इनको बोया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। यानी खरीफ की फसलें होती हैं उनको सितंबर अक्टूबर में उनकी कटाई हो जाती है। इनमें मुख्य फसलें क्या है खरीफ की? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन मुख्य खरीफ की फसलें हैं। यानी देखिए, इसमें रबी खरीफ में कभी कभी अंतर आ जाता है, पूछते हैं इसमें कि रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताइए। तो आप देख सकते हैं खरीफ की फसलों को कब बोते हैं हम? जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और मार्च से जून के मध्य इनको अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य फसलें खरीफ की क्या है? चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन मुख्य फसलें हैं। और रबी की क्या है? रबी की आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बताई थी आपकी, गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, जौ है, ये सब रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। यानी कि पहले सबसे ज़्यादा खाद्यान्न माने जिनका हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा चावल को खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में यानी गेहूं को दूसरी खाद्यान्न फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं हमारे देश में, इसके बाद में दूसरे नंबर पर गेहूं। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी रबी की फसल के लिए आप देखेंगे तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा और रागी कैसे अनाज हैं? मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी कैसे अनाज हैं? मोटे अनाज हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। यानी सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दालें फलीदार फसल का उदाहरण है। यानी दालें क्या होती हैं? फलीदार फसलें होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक माने क्या होता है? पैदा करना। यानी दालों का सबसे ज़्यादा भारत क्या पैदा करता है? वह उपभोक्ता है और सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। उपभोक्ता क्या होता है? उपयोग करने वाला, है ना। सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला भारत है और उपयोग करने वाला भी भारत देश है, ठीक है। विश्व में यानी दालों के मामले में हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक माने पैदा करना है और उपभोक्ता सबसे ज़्यादा उपयोग भी करता है। अगला क्वेश्चन है, दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं, यानी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दालें भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, यानी दालें क्या करती हैं? भूमि की उर्वरता शक्ति है उसको बनाए रखती हैं, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, गुजरात मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन से राज्य में होती है? गुजरात में होती है। अगला क्वेश्चन है, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है, यानी चाय क्या किसका उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं? असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, ये 3 राज्य प्रमुख हैं जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, यानी पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में अरेबिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म कॉफ़ी पैदा की जाती है, ठीक है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका एक उसकी कॉफ़ी की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी आरंभ में कहाँ से लाई गई थी? कौन से देश से? अमन से लाई गई थी, है ना। कहाँ से लाई गई थी कॉफ़ी? अमन से। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है, यानी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन सी की जाती है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ये हमारी ये कर्नाटक और हमारे जो तमिलनाडु राज्य में ये पड़ती है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार अखाद्य फसल है, ठीक है। रबड़, कपास और जूट कैसे हैं? रेशेदार फसलें हैं जी, अखाद्य हैं। अखाद्य माने कि इनको खाया नहीं जाता, ठीक है। रबड़, कपास और जूट एक रेशेदार फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी रबड़ कहाँ से आई थी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में और तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, ठीक है। रबड़ क्या होती है? जो हमारे टायर बनते हैं, ट्रक के टायर हैं, गाड़ी के टायर हैं और साइकिल के टायर हैं और गाड़ियों के टायर इसमें बनते हैं। तो रबड़ एक क्या खेती होती है इसकी, ठीक है। रबड़ कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? केरल में और दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम के कीड़ों का पालना रेशम उत्पादन कहलाता है, यानी कि रेशम की कीड़ी से क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कपास हमारे देश में दूसरे नंबर पर है। कपास सबसे ज़्यादा, यानी चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है और इसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत, ठीक है, कपास के मामले में। और कपास की सबसे ज़्यादा आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कपास? महाराष्ट्र में, इसके बाद में गुजरात और तीसरा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। अगला क्वेश्चन है, जूट का प्रयोग आप देखेंगे बोरियों, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है, यानी जूट का प्रयोग क्या बनती है? जूट से बोरियां बनती हैं, चटाई बनती हैं और रस्सियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना शुरू
है ना। भारत सरकार ने क्रेडिट किसानों के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड, केसीसी बोलते हैं इसको, योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार सबसे पहला लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया, यानी विनोबा भावे द्वारा कौन सा आंदोलन, भूदान माने क्या होता है, भूमि का दान, यानी विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, यानी भूदान ग्रामदान, भूमि का दान, ग्रामदान माने पूरी भूमि, ग्राम की भूमि को दान करना, है ना। आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, विनोबा भावे ने ये चलाई थी भूदान ग्रामदान। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज की अवधारणा गांधी जी से संबंधित। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है, यानी ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने चलाई थी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, है ना। आध्यात्मिक यानी विनोबा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है आपका, ये अध्याय 6 है आपकी, पार्ट का नाम है, आप देखेंगे ये भी भूगोल का ही चैप्टर है, अध्याय 6, और पार्ट का नाम है विनिर्माण, ठीक है। इसमें से भी इनके प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं, तो एक वीडियो आपकी पूरी हो जाएगी, यानी भूगोल का सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं, वन लाइनर वाले। अगला क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करना विनिर्माण कहलाता है। ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि विनिर्माण किसे कहते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है, यानी कि उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कृषि माने क्या होते हैं, खेती, और उद्योग एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी हमारे देश में चीनी का सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पर है हमारा देश, चीनी यानी शक्कर बनाने में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफ़ी आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। ये सभी कृषि पर आधारित हैं, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग, ये कई पर आधारित हैं, कृषि पर है, कृषि माने खेती पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं, यानी ये खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं, यानी। इसके बाद में अगला है भेल, भेल का पूर्ण रूप क्या है, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। भेल कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है, ये आ सकता है क्वेश्चन। भेल का पूर्ण रूप क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत, बी का मतलब भारत, और एच का मतलब इलेक्ट्रिक, और ई का मतलब, यानी कि इसका मतलब क्या है भेल का, ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है सेल, सेल का पूर्ण रूप क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था, यह भी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर आया हुआ था आपका उसमें मिल रहे हैं, तो वार्षिक परीक्षा में भी इसमें से पूरी संभावनाएं प्रश्नों को आने की। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था, सबसे पहले कहाँ लगाया था, मुंबई में, कब लगाया था, 1854 में। अगला क्वेश्चन है, भारत पटसन
से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी निर्यात करता है। जो पटसन से सामान बनते हैं उसका दूसरे देशों के लिए निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन बांग्लादेश करता है और भारत का नंबर कौन सा है? दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1855 में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ये भी आ सकता है, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज मिलाया जाता है, यानी इस्पात को कठोर बनाने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ मिलाया जाता है? मैंगनीज। ठीक है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। छोटा नागपुर का पठार में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं, यानी ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? ये है आपका झारखंड राज्य में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखिए, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन धातु शोधक उद्योग है, यानी एल्युमिनियम प्रगलन क्या है? धातु शोधक उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम में बॉक्साइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एल्युमिनियम में बॉक्साइड से क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है, को कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है, यानी कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में तीसरे नंबर पर है भारत, है ना? किस उद्योग में? रसायन उद्योग में। ठीक है। ये आ सकता है क्वेश्चन, भारत रसायन उद्योग में एशिया महाद्वीप में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत रसायन उद्योग में विश्व में, यानी रसायन उद्योग में हमारा देश 12वें स्थान पर है। ठीक है। कौन से स्थान पर है? यानी विश्व में 12वें स्थान पर, एशिया में तीसरे नंबर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएपी एक उर्वरक है। उर्वरक माने क्या होता है? खाद। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है, यानी रसायन उद्योग की आप देखें जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं, उसमें कितनी परसेंट है? 3%। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं, यानी 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा किसका? उर्वरक यानी खाद का उत्पादन करते हैं, ऐसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। ठीक है। राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ये 5 राज्य करते हैं, यानी कि बाकी 50% अन्य राज्यों में उत्पादन होता है किसका? खाद का। और बाद बाकी 5 राज्य हमारे देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि गुजरात, पश्चिम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, ये 5 राज्य करते हैं 50% और बाद बाकी सभी राज्य करते हैं 50%। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी सीमेंट किससे बनती है? चूना का पत्थर उसमें मिलाया जाता है, सिलिका मिलाया जाता है और जिप्सम मिलाया जाता है, यानी चूने का पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इससे किसका? सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। जी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेंगलुरु भारत की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसको राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत इसमें क्या? दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविजन
आदि निर्मित किए जाते हैं। यानी निर्मित बनना क्या होना था, बनाया जाना है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण फैलता है। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से क्या फैलता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण होता है। यानी उद्योग संचालित होते हैं तो उनसे जो गंदा पानी निकल रसायन पदार्थ निकलते हैं उससे क्या औद्योगिक प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। उद्योग वैसे 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी कि हमारी गैसें उसमें बहुत अन्य प्रकार की गैसें मिल जाती हैं, और जल में बहुत सारा गंदा पानी मिल जाता है, और भूमि यानी कि हमारी ज़मीन पे भी अंतर पड़ता है, और ध्वनि यानी आवाज़। तो उद्योगों से 4 प्रकार का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। यानी 2 गैसें जी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलाती हैं। ठीक है। ये कहाँ से निकलती हैं, ये सबसे ज़्यादा उद्योगों से निकलती हैं। अब इसके बाद में आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जी 7वां, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये आपका चैप्टर है भूगोल का। इसमें से आप देखेंगे तो 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 7 है जी, और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर को और पढ़ लेंगे तो हमारे एकदम सभी पार्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है। यदि आपने इसको देख लिया तो आपके सब भूगोल का एकदम कवर हो जाएगा सारा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं व्यापारी कहलाते हैं। यानी व्यापारी किसे कहते हैं, जो व्यक्ति उत्पाद, यानी जो उत्पादन माने क्या होता है, जो पैदा करते हैं उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता हम सभी उपभोक्ता हैं तक पहुंचाते हैं, व्यापारी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवहन के 3 साधन हैं। कौन कौन से साधन है, एक तो स्थल परिवहन, स्थल में क्या होती है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है, और पाइपलाइन परिवहन। एक होता है जल परिवहन, यानी समुद्र में चलते हैं, जहाजें वगैरह आपने देखी होंगी। तीसरा है वायु परिवहन, यानी कि परिवहन के कितने साधन होते हैं, 3, एक तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यानी हमारे देश सड़कों के मामले में कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क जाल, आप देखेंगे सड़क जाल कितना है, 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। यानी हमारे देश में सड़कों का जाल कितने किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, 62.16 लाख किलोमीटर, है ना। तो हमारा देश यानी विश्व में सड़क के मामले में कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी सड़क परिवहन अन्य साधनों को, जो परिवहन के साधन है उनको जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी श्रीनगर उत्तर में आप देखेंगे श्रीनगर है यहाँ पर उत्तर दिशा में भारत के, और दक्षिण दिशा में आप देखेंगे तो कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर, आप देखेंगे सिलचर कहाँ पर है, असम में। ये पूर्व में स्थित है सिलचर, है ना। असम कहाँ पर है, पूर्व, आप देखेंगे पूर्व में सिलचर असम, और पोरबंदर गुजरात में, है ना। पश्चिम में स्थित है पोरबंदर, यानी गुजरात से जोड़ता है। यानी पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। यानी कि सिलचर आप देखेंगे सिलचर कहाँ पर स्थित है, जो पूर्व में स्थित है, और पोरबंदर कहाँ पर स्थित है, पोरबंदर गुजरात, ये पश्चिम दिशा में स्थित है भारत के। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा यानी सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना है। ठीक है, इसका स्वर्णिम चतुर्भुज का महाराजमार्ग है जी,
इसका उद्देश्य क्या है? भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है NHAI का पूर्ण रूप है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI का पूर्ण रूप क्या है? भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपके 2 नंबर में निश्चित इनमें से आना है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए मैं बता दूं आपको लिखने की ट्रिक। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले तो यही लिख देना है आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भाग को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और इनका निर्माण व रखरखाव आप इंग्लिश में लिखेंगे CPWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। एक आता है हमारा राज्य राजमार्ग। ये सड़कें राज्य राजमार्ग क्या होता है? ये सड़कें राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? PWD। इसमें से C और हटा देना है आप। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी? ये तो हो गई तुम्हारा राष्ट्रीय। इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे? देखिए 3 इसमें मुख्य क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे लिखेंगे इसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, इसके आगे और जोड़ना है आपको, और इनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। अब देखिए आगे CPWD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण रूप क्या है? CPWD का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, और रखरखाव माने क्या होता है? मरम्मत करवाना। किसके? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, है ना। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आप देखेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को बोलते हैं CPWD, है ना। इसको ये भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा आपका काम। के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रसिद्ध सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। यानी कि सिरसा सूरी मार्ग है वो दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? सार्वजनिक निर्माण विभाग को बोलते हैं PWD। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? PW। इसकी देखिए राज्य राजमार्ग की PWD, इसकी कैसे लिखेंगे परिभाषा? राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? तो इसकी लिख देंगे ये सड़कें राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं जिनका निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। ऐसे इसकी परिभाषा 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। राज्य राजमार्ग क्या करते हैं जी? ये सड़कें राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और जिनका निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। यानी कि निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, और रखरखाव माने क्या होता है? मरम्मत करना। इसको क्या बोलते हैं? PWD को इसको बोलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, है ना। राज्य की जो सड़कों बनवाते हैं उसका उत्तरदायित्व तो किसका है? सार्वजनिक निर्माण विभाग का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका समाज विज्ञान। PWD का पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। अभी मैंने बताया था ये सड़कें क्या होती हैं? राज्य की सड़कों का निर्माण करवाती हैं, है ना। PWD किसका? राज्य की जो सड़कें होती हैं ये क्या करती हैं? जिला मुख्यालय को जिले की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं सड़कें। अब तीसरी आती है जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या? जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो जिला परिषद का होता है। इसकी क्या लिखेंगे?
जिला परिषद की परिभाषा क्या लिखेंगे? ये तीनों मार्ग आराम से आप लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये सड़कें राज्य के विभिन्न जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से प्रशासनिक केंद्र क्या होती हैं? तहसीलें यानी ब्लॉक, ठीक है, ये होते हैं प्रशासनिक केंद्र। तो जिला मार्ग इनका निर्माण व रखरखाव कौन करता है? जिला परिषद करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया था। देखिए ये क्या, दूर दराज की जो कठिन सड़कें होती हैं उनका निर्माण कराया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है सीमा सड़क संगठन, है ना। इन्होंने कौन सी सड़क बनवाई? अटल टनल। तो इनका देखिए भारत सरकार का प्राधिकरण है जी के अधीन सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है। यानी ये क्या, दूर दराज जो कठिन यहाँ पर सड़कों को बनाना संभव नहीं होता, असंभव होता है, वहाँ पर ये निर्माण सड़कों का करवाया जाता है। सीमा सड़क संगठन नाम है इसका, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व तो सीमा सड़क संगठन का है। यानी यहाँ पर देखिए उत्तर या उत्तर पूर्व जी क्या है, सब पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें सड़कें बनाना इतना आसान नहीं है, तो वहाँ पर सड़कों का उत्तरदायित्व तो बनाने का किसका है? सीमा सड़क संगठन का है। ये इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए ये कभी आ सकता है क्वेश्चन, विश्व की राजमार्ग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, ये भारत में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो ये इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये किसके द्वारा? ये सड़कें सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, ठीक है। ये किस सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यानी अटल टनल कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल में स्थित है। ये सड़कों का निर्माण किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यानी अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अटल टनल समुद्र तट से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। यानी सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, 16 अप्रैल को। ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी 1853 में, 16 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, है ना। तो आप देखेंगे भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। और भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी 1853 में वो मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी और उसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल प्रखंडों को रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से जाल हैं? यानी कि पाइपलाइन परिवहन कहाँ से भारत के। अगला प्रश्न है, भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। जी कभी कभी नक्शे में बढ़ने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। HVJ इसको क्या बोलते हैं? हजीरा। H और B माने विजयपुर और J माने जगदीशपुर। HVJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसकी लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर लंबी है जी। ठीक है, कहाँ से जुड़ी है? आप देखेंगे यहाँ से हजीरा यानी गुजरात, विजयपुर यानी मध्य प्रदेश, जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है? समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, लंबी है। यानी समुद्री तट रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया था। कच्छ कहाँ पर है जी? गुजरात का एक जिला है कच्छ जिला, उसमें कांडला पत्तन सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है जी, कि कांडला पत्तन कच्छ जिले में कांडला पत्तन सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। सबसे विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री प्रमुख समुद्री पत्तनों से होता है। यानी कि पत्तन क्या होते हैं? जहाज। पत्तन क्या होते हैं? जहाँ पर जहाज सामान उतारते हैं और लादते हैं। तो हमारा जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशों का व्यापार होता है, वो आप देखेंगे 95% कौन से मार्ग से होता है? जल मार्ग से होता है, यानी समुद्री मार्ग। और जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है सबसे परिवहन का सस्ता साधन कौन सा है? तो जल मार्ग हो जाएगा। तो 95% विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? हमारा समुद्री पत्तन से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है। कांडला कहाँ पर स्थित है जी? जी कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्रमुख पहला पत्तन कौन सा है? कांडला पत्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको दीनदयाल पत्तन के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कांडला पत्तन एक कैसा है? ज्वारी पत्तन है। ठीक है, यहाँ पर ज्वार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मुंबई बृहत्तम पत्तन है। बृहत्तम माने क्या होता है? बड़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था, है ना। मुंबई इसके जो इसमें परिवहन का ज़्यादा दबाव था, उसको कम करने के लिए वहाँ पर कौन सा बनाया? जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है? बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यात का 50% लो अयस्क का निर्यात मार्मोगांव पत्तन, आप देखेंगे मार्मोगांव पत्तन के द्वारा किया जाता है। मार्मोगांव पत्तन कहाँ पर है? ये है गोवा के तट पर। यहाँ पर देखेंगे आप 50% लो अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है, यानी विदेशों के लिए भेजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यू मंगलोर पत्तन कुंद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। यानी न्यू मंगलोर पत्तन कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और मार्मोगांव पत्तन कहाँ पर है? जो गोवा के तट पर स्थित है। ठीक है, और मुंबई पत्तन कहाँ पर स्थित है? जो महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। आप देखेंगे तो इसमें मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए परिवहन के कौन सा पत्तन विकसित किया गया? जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, यानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोची पत्तन कहाँ पर है जी? कोची पत्तन आप देखेंगे केरल में है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है, प्राकृतिक पत्तन है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेन्नई पत्तन। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम माने क्या होता है? मानव के द्वारा इसको बनाया गया था। प्राचीनतम माने क्या होता है? पुराना। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा है और गहरा व सुरक्षित पत्तन है। ये विशाखापट्टनम पत्तन कहाँ पर है जी? हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम जी सबसे पहला गहरा पत्तन है
और सुरक्षित पत्तन और स्थल से यानी जमीन से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पारादीप पत्तन कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य, ये पूर्व में स्थित है, उड़ीसा है ना, पूर्वी घाट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है, कोलकाता क्या है? अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यानी क्या है, एक ज्वारी पत्तन है, इसको नियमित रूप से क्या है, इसकी सफाई करना पड़ती है। कोलकाता कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में, और ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थलीय नदी पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है नहीं? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। एयर इंडिया क्या करती है? घरेलू माने क्या होती है? अपने देश में उड़ना, और अंतर्राष्ट्रीय माने क्या होती है? विदेशों के लिए जी वायु सेवाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी कि दूर जहाँ पर दुर्गम इलाकों में ये पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहां पर देखिए, पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। संचार क्या होते हैं जिससे हमें खबरें प्राप्त होती हैं? तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र ये क्या है? संचार के साधन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। यानी सबसे बृहत्तम माने क्या होता है? सबसे बड़ा। विश्व का सबसे डाक संचार सबसे बड़ा कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी को समझाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अग्रणी माने क्या होता है? आगे। दूरसंचार में भारत एशिया महाद्वीप में सबसे आगे, अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए होते हैं। प्रकाशित करना माने क्या होता है? छापना। यानी हमारे देश में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यानी कि भारत विश्व का सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। अगला क्वेश्चन है, बाजार ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। विनिमय माने क्या होता है? बदलना। यानी बाजार से क्या करते हैं? वस्तुओं को क्रय करते हैं, उसको मुद्रा देते हैं, तो वहां से क्या होता है? बाजार, वहां पर विनिमय होता है ना। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी जब हम कोई दूसरे देश से कोई वस्तुएं मंगाते हैं या निर्यात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था। ये कहाँ पर है? हल्दिया पत्तन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। तो ये कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसको दबाव को कम करने के लिए, यानी कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा विकसित किया गया? हल्दिया पत्तन विकसित किया गया, यानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया पत्तन इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। यानी कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया इलाहाबाद के मध्य ये क्या है? गंगा जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड का। जो पिछले साल परीक्षा में बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसका है?
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है, बोर्ड को है। तो जेती आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपकी बहुत समस्या यानी भूगोल का चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएंगे सभी। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है। ये थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सभी बच्चों को इसको विनम्रता से एक बार में नहीं तो 2 बार में इसको देख लेना है, लेकिन देख जरूर लेना है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वैसे प्रश्न आपकी आने की पूरी संभावना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर आए। धन्यवाद।